हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड को और टॉरॉइड को। ये आज के हमारे दो टॉपिक होने वाले हैं। क्या क्या नाम है? सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। सोलेनॉइड को बोलते हैं परिनालिका और टॉरॉइड को बोलते हैं, सामान्य तौर पर उसको टॉरॉइड ही बोला जाता है। और प्रश्न में भी जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको टॉरॉइड ही बोला जाएगा। अब समस्या बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमें समझना होगा इसका बेस क्या होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसीलिए फोकस ज़्यादा रखना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सोलेनॉइड जो है होता क्या होता है, मतलब इसकी आकृति कैसी है, इसका डिज़ाइन कैसा है। इसके अलावा टोरॉइड क्या होता है, किस तरीके से बना होता है, इन सारी संरचनाओं के बारे में जानकारी आज हम ले लेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पुराना रिवीजन करा दूं। इससे जो पिछला लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने पढ़ा था एम्पियर के नियम के बारे में। किसके बारे में? एम्पियर के नियम के बारे में। एम्पियर का नियम हमसे क्या कहता था कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र का अगर आप रेखा समाकलन करते हो, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन यानी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का समाकलन करना, तो ये बराबर होता है उस बंद परपथ के अंदर बहने वाली विद्युत धाराओं के म्यू नोट गुना के। ये एम्पियर का नियम हमसे कहता है, यानी कि कोई भी हमने बंद परपथ ले लिया, कोई भी क्लोज्ड सर्किट ले लिया, उसके अंदर जितनी भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे सिग्मा आई कहते हैं, मतलब टोटल जितनी भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें अगर आप म्यू नॉट का मल्टीप्लाई करते हो, म्यू नॉट से गुणा करते हो, तो वो बराबर निकल के आएगा किसके? चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन के। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर। अच्छा, बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आता है बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट गुणित सिग्मा आई। उम्मीद करता हूँ अपने पुराने लेक्चर जो हैं देखे होंगे, इससे जो पिछला लेक्चर है वो तो देखा ही होगा। ठीक है, तो बी और डी एल के बीच का एंगल थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है सोलेनॉइड को और टॉरॉइड को। ठीक है, और अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं एम्पियर का नियम क्या होता है। एम्पियर के नियम से हमने दो अनुप्रयोग भी किए थे। क्या किए थे? दो अनुप्रयोग। दोनों अनुप्रयोग में देखा था कि जब तार लंबा हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, है ना। तार बेलनाकार हो और मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर उसकी आकृति सोलेनॉइड हो, सोलेनॉइड आकृति कैसी होती है? ये स्प्रिंग की तरह होती है। जैसे ये एक पेन है, अगर इस पेन के चारों तरफ में एक तार को लपेट दूँ, इस तरीके से पेन के चारों तरफ में तार को लपेट दूँ तो वो सोलेनॉइड कहलाएगा। और उसी पेन को मैं से तोड़ के, मरोड़ के, घुमा के गोल कर दूं और उसके चारों तरफ अगर किसी तार को लपेट दूं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा टॉरॉइड कहलाएगा। तो सोलेनॉइड क्या होता है और टॉरॉइड क्या होता है, आपके समझ में आ गया होगा। सोलेनॉइड होता है ऐसे इस तरीके से, कोई भी हमारे पास धातु है, उसके चारों तरफ मैंने क्या किया? एक तार को लपेट दिया, इस तरीके से कोई भी तार मैंने लपेट दिया, कोई भी तार लपेट दिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है सोलेनॉइड। और इसी को मैंने घुमा दिया, इस तरीके से गोल कर दिया। ये मान लो क्या कर दिया? इस तरीके से मैंने इसको गोल कर दिया। थोड़ा सा समझो, इस तरीके से मैंने गोल कर दिया। तो जब इसको मैंने इस तरीके से गोल कर दिया तो इसमें मैंने इस तरीके से अगर चुंबकीय क्षेत्र को लगाया है, सॉरी, इस तरीके से अगर मैंने तार को लगाया है तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये हमारा कहलाता है टोरॉइड। क्या कहलाता है? ये हमारा टोरॉइड कहलाता है। अभी मैं आपको और अच्छे तरीके से इसको समझाता हूँ। ये आप यहाँ पर डिज़ाइन देख रहे हो, ये हमारा सोलेनॉइड है। अगर आप देखोगे तो ये किस तरीके से तार गोल गोल घुमा हुआ है। हाँ, स्प्रिंग भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि स्प्रिंग में भी एक तरीके से तार ही होता है और वो भी इस तरीके से गोल गोल घुमा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक और आकृति मैंने यहाँ पर बना दी ताकि वो आपको अच्छी तरीके से विजुअल हो। ये रही। ठीक है, ये भी अपना क्या है? ये भी अपना सोलेनॉइड है। वो स्पेस खाली इसीलिए है ताकि हम वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकें। ये होता है अपना टॉरॉइड। ये टॉरॉइड मैंने ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर इस तरीके से देखोगे तो कोई भी धातु है या कोई भी टुकड़ा है, उसके चारों तरफ इस तरीके से हमने तार को लपेट दिया है। क्या किया? चारों तरफ इस तरीके से तार को लपेट दिया है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? टॉरॉइड कहलाता है। ये यहाँ पर डिजाइन भी बना हुआ है, टोरॉइड। तो पहले आकृति को देख लो, जी भर के, मन भर जाए आपका कि सोलेनॉइड कैसा दिखता है, टोरॉइड कैसा दिखता है। तो फिर पढ़ाई स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सोलेनॉइड। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? एम्पियर के नियम से। और एम्पियर के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करते हैं। यानी कि हमने देखा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इस तरीके से होता है, इस तरीके से एक तार ही होता है। तो जब इस तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा किधर होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी?
उसकी दिशा किधर होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, यही तो हमें पढ़ना है, यही तो हमारा एम्पियर के नियम में हम पढ़ रहे हैं। जैसे इससे पिछले अनुप्रयोगों के अंदर भी हमने यही पढ़ा था और उससे पिछले अनुप्रयोगों के अंदर भी हमने यही पढ़ा था। ठीक है, तो आपको अगर बेस समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो टॉपिक भी क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सोलेनॉइड का ज्ञात करना है। सोलेनॉइड कैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया सोलेनॉइड होता है बिल्कुल इस तरीके से। अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, ये इस तरीके से आया और इस तरीके से आके इस तरीके से मुड़ गया। पता नहीं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये माउस में कन्वर्ट हो रहा है बार बार। पेंसिल चेंज करने दो जरा, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, और जो भी हो छोड़ो, आपकी समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, इस तरीके से ये मुड़ रहा है। यहाँ पर भी मैं इसको इस तरीके से तोड़ दूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से मुड़ रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। ओके, अब इसके अंदर से मान लीजिए विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, आई विद्युत धारा का, आई विद्युत धारा का इसके अंदर प्रवाह हो रहा है। फिर वो आई विद्युत धारा की क्या है, दिशा परिवर्तित हो गई। आई विद्युत धारा का प्रवाह इस तरीके से हो रहा है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से मान लीजिए ऐसे आई विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। फिर ये आई विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होती हुई आई, फिर आई विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो गई, फिर ये गई ऐसे मुड़ गई, आई विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही। यानी समझ रहे हो, तार क्या है, इस तरीके से घुमा हुआ है, तो उसमें जो विद्युत धारा जा रही है वो भी तो ऐसे ही घूमते हुए जाएगी तार के अंदर, तार के साथ साथ इस तरीके से घूमते हुए। तो जब वो घूमते हुए जाएगी मेरे भाई, तो थोड़ा सा अनुमान लगाओ, दिशा परिवर्तित होगी विद्युत धारा की। ये एक मान लीजिए स्केल है, स्केल ही है एक्चुअली में, इसके चारों तरफ कोई तार मैंने लपेट दिया है। तो जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी कि ऐसे चली जाए। जब तार लपेटा हुआ है तो विद्युत धारा भी सामान्य तौर पर इसी तरीके से प्रवाहित होगी। 2 मिनट आप रुकें, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ तो थोड़ा सा ये शायद सही हो जाए। वो लैगिंग की प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। ओके, 2 मिनट रुक जाए, मेरे को थोड़ा सा समय में। लो, माउस भी डिस्कनेक्ट कर दिया, अब शायद ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, विद्युत धारा आ रही है और इस तरीके से विद्युत धारा जो है अपनी जा रही है। इस तरीके से विद्युत धारा आ रही है और विद्युत धारा जा रही है, तो उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है। आ रही है, जा रही है। मान लीजिए आ रही है उसको मैं डॉट से दर्शा देता हूँ, जा रही है उसको मैं क्रॉस से दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से विद्युत धारा आई तो मैंने डॉट से दर्शा दिया। यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से विद्युत धारा उस दिशा में गई, उसको मैंने क्रॉस से दर्शा दिया। आई डॉट गई क्रॉस, आई डॉट गई क्रॉस, आई डॉट गई क्रॉस। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा फीलिंग आ रही है इस बात की। जब आ रही है तो मैं इसको डॉट बना दे रहा हूँ, डॉट से दर्शा दे रहा हूँ, जा रही है तो क्रॉस से दर्शा दे रहा हूँ। अब कुछ बच्चे तो भेजा पकड़े हुए बैठ गए हो कि ये डॉट क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। जब चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ होता है तो डॉट ले लो, पीछे की तरफ जा रहा है पृष्ठ के लंबवत तो उसको क्रॉस ले लो। अब आपने पुराने लेक्चर देखे हैं तो पता होगा, और नहीं देखे तो भैया क्या ही किया जा सकता है, देख लो भैया। तो इसी तरीके से हम विद्युत धारा के साथ ले रहे हैं, आ रहा है तो डॉट ले रही है, जा रहा है तो क्रॉस ले रहे हैं। ठीक है, आ रहा है तो डॉट ले रहे हैं, जा रहा है तो क्रॉस ले रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा है वो देखो, इधर देखो, आ रहा है तो मैंने मान लीजिए ये डॉट डॉट बना दिए, डॉट डॉट बना दिया, आ रहा है, फिर क्या है, जा रहा है, तो इस तरीके से मैंने क्रॉस क्रॉस बना दिए, है ना। तो भाई साहब आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से लो मैंने ड्रॉ कर दिया। इधर क्या है, आ रहा है और इधर क्या है, जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया 2D में, ताकि अच्छी तरीके से आप समझ पाओ इसको। आ रहा है, जा रहा है, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब समझने वाली बात है विद्युत चुम्बकीय, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको मेनली बताया था यहाँ पर एम्पियर के नियम से हम किसको पढ़ने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र को। उसकी दिशा क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसी को ज्ञात करना है। साधारण से रूप से ज्ञात कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं आपको नहीं पता होगा। अरे भैया 2-3 दिन से लेक्चर देख रहे हैं, मतलब इतने मतलब अच्छी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना सीख गए। तो यहाँ पर मेरे भाई थोड़ा सा देख, यहाँ पर ओनली विद्युत धारा है, ओनली विद्युत धारा है। अभी तक मैंने आपको अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना सिखाया था तो उसके अंदर मिनिमम 3 चीज़ें होती थी। 3 चीज़ें मान लीजिए कैसे कैसे होती थी, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो अगर हमें ए और बी पता है तो हम सी का क्या निकाल सकते थे, दिशा निकाल सकते थे। ऐसा ही कुछ होता था। ठीक है, ए की तरफ उंगली कर दी, बी की तरफ घुमा दी तो सी बता देगा, मतलब अंगूठा बता देगा ये दिशा वैसा। लेकिन यहाँ पर तो ओनली विद्युत धारा आई है और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा ज्ञात करनी है। क्या आप में से कोई कर सकता है,
नहीं, देखो मैं बताता हूँ इसमें से कैसे होता है। पहले तो आप सीधा हाथ लो। सीधा हाथ कौन सा? जैसे आप खाना खाते हो। अगर आपके घर वाले आपकी कोटाई बोलते हैं कि बेटा सीधे हाथ से खाया कर, इसका मतलब आपका सीधा हाथ वो नहीं है जिससे आप खाते हो, आपका सीधा हाथ वो है जिससे आप नहीं खाते, है ना। तो फिलहाल ध्यान दो, ये होता है सीधा हाथ। देख लेना मैच करके कौन सा है सीधा हाथ। तो ये अपना सीधा हाथ है। अब आपको करना क्या है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है उधर उंगली कर दो, जिधर जा रहा है उधर उंगली मोड़ दो। तो चुंबकीय क्षेत्र देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ आ रहा है यानी मेरी तरफ। अगर ये डॉट बना है, अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मेरे नज़रिए से देखने की कोशिश करो, थोड़ा सा समझ में आएगा आपका, थोड़ा सा। ये इधर आ रहा है तो डॉट से दर्शाया, इधर जा रहा है तो क्रॉस से दर्शाया। तो मेरे लिए तो चुंबकीय क्षेत्र ये अंदर की इस तरीके से आ रहा है और फिर ये इस तरीके से जा रहा है। तो अंगूठा किधर जा रहा है? इस तरफ। ये देख लो मेरे अंगूठे की हलचल, इस तरफ। यानी चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इस तरफ आ रहा है। तो ये रहे, तो इस मतलब समझने की कोशिश करो। आ रहा है तो उंगली कर दी, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ उंगली कर दी। घुमा दी किस तरफ? इस तरफ जा रहा है ऐसे, तो इस तरीके से उंगली घुमा दी। तो जब इस तरीके से आप उंगली को घुमाओगे, इस तरीके से आप उंगली को घुमाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा तो इधर ही बताएगा, फिर अंगूठा तो इधर ही होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इस दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लो मैंने ये बना दी। अब एक और पॉइंट समझना है, बहुत डेंजरस पॉइंट है, मैक्सिमम बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन आपको समझना है। वो पॉइंट ये है कि अब हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम बंद पास पर अप्लाई होता है। तो इस तरीके से मान ली मैंने बंद पास ले लिया, बंद पास ले लिया, ठीक है। बंद पास, अब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, विद्युत धारा का बीजगणितीय योग लेते हैं, सिग्मा आई। बीजगणितीय योग में क्या होता है, आने वाली धारा आई और अगर उनकी दिशा विपरीत है तो उसको माइनस आई कर देते हैं। यहाँ पर देखो, पहले विद्युत धारा आई तो आई से दर्शाई, मतलब पहले विद्युत धारा आई, ठीक है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, डायग्राम से ये अच्छा समझ में आएगा। इस तरीके से विद्युत धारा आई आ गई, फिर इस तरीके से विद्युत धारा आई चली गई। तो आई बना दिया और गई तो माइनस के आई बना दिया, क्योंकि आती है तो पॉजिटिव से, जाती है तो नेगेटिव से दर्शाते हैं। बीजगणितीय योग का रूल है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो जब आई माइनस आई करोगे तो क्या आएगा? जीरो। यानी कि जो बीजगणितीय योग इसी को बोलते हैं। तो यानी कि जो टोटल नेट इसकी विद्युत धारा निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है? जीरो। अब जब भैया विद्युत धारा का मान ही जीरो आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या खाक आएगा? मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि चुंबकीय क्षेत्र तो तभी उत्पन्न होगा जब विद्युत धारा हो, लेकिन सिग्मा आई तो टोटल नेट कितना आ रहा है? जीरो। यानी नेट विद्युत धारा तो जीरो आ रही है। इसीलिए अगर आप इसको पूरे को सेलेक्ट करते हो तो ये आपके लिए क्या पड़ सकता है? भारी पड़ सकता है। क्या पड़ सकता है? आपको भारी पड़ सकता है। इसीलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यार कितना पीछे जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बवाल हो रखा है। ये देखो, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक हिस्सा ले लिया, ये ऊपर का हिस्सा, ओनली ऊपर का हिस्सा। अगर मैं दोनों हिस्सा को लूँगा तो टोटल विद्युत धारा जीरो हो जाएगी। इसीलिए मैंने ऊपर का हिस्सा ले लिया। तो इसमें क्या है, विद्युत धारा ओनली आ रही है। तो आ रही है विद्युत धारा, मान लीजिए आई हो गई। आ रही है विद्युत धारा, मान लीजिए आई हो गई। अब मैं पूरे को ले लेता तो जा भी रही है विद्युत धारा, जा कितनी रही है? माइनस आई। तो आई माइनस आई कितना हो जाता? जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पर मैंने लिया है ओनली विद्युत धारा आ रही है। आ रही है कितनी आ रही है? आई आ रही है, बस। यहाँ पर भी विद्युत धारा आ रही है यानी आई आ रही है। जा रही है तो नेगेटिव लेते, आ रही है तो नेगेटिव नहीं लेंगे ना। इस पॉइंट को आपको समझने की कोशिश करना है। और एक और बार समझा दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है वीडियो के एंड में। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट आ रहा होगा क्यों लिया है भैया, एम्पियर का नियम पढ़ा है ना, बंद पास पर ये अप्लाई होता है, तो बंद पास ले लिया। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लो एल मान ली, क्यों? क्योंकि फिजिक्स अपने बाप की है, जो मर्जी वो मानो। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमने एल मान ली। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई एल मानी है, तो यहाँ पर एम्पियर का नियम हमसे क्या कहता है? समाकलन करो, समाकलन करो बी वेक्टर बी डी एल कॉस टीटा, यही होता है बी डी एल कॉस टीटा। इसका समाकलन किसके बराबर होता है? म्यू नॉट गुणे सिग्मा आई के, ठीक है, म्यू नॉट गुणे सिग्मा आई के। तो मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ और ओनली एम्पियर के नियम को लिखता हूँ, बी डी एल कॉस टीटा बराबर म्यू नॉट गुणित के सिग्मा आई। अब यहाँ पर बी और डी एल, बी और डी एल क्या होती है? एकांक लंबाई। डी एल क्या होती है? एकांक लंबाई। और एकांक लंबाई बहुत छोटी सी लंबाई होती है, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है। जैसे कि इसकी लंबाई एल है तो इसकी छोटी सी लंबाई ले लो, ये इसकी एकांक लंबाई होती है। जैसे ये स्केल है मेरे पास, मैं हमेशा लेके फिरता हूँ एक तो ये 15 सेंटीमीटर की स्केल है।
तो इसकी एकांक लंबाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। अब ये 15 मीटर की स्केल होती तो इसकी एकांक लंबाई हम कितना कह सकते थे, 1 मीटर, यानी उसका एकांक वाला हिस्सा। तो इसका एकांक वाला हिस्सा मान लीजिए DL है, हमें पता नहीं कितना है, मान लीजिए DL है, ठीक है, मान लीजिए DL है। तो ये रहा, इसका भी एकांक हिस्सा मान लीजिए DL है, इसका भी एकांक हिस्सा मान लीजिए DL है, इसका भी एकांक हिस्सा मान लीजिए DL है कि नहीं। अब समझने की कोशिश करो मेरे प्रिय मेरे दोस्त, हमें यहाँ पर निकालना है समाकलन। समाकलन क्या करता है, बात का बतंगड़ बना देता है। यानी हमारे पास ऐसे छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र है DB, तो उसका समाकलन कर दोगे तो बड़ा चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा B। ठीक इसी तरीके से हमारे पास एक छोटी सी लंबाई है, छोटी सी लंबाई कितनी है हमारे पास, DL है, छोटी सी लंबाई हमारे पास क्या है, DL है। तो इसका समाकलन कर दोगे तो पूरी लंबाई निकल के आ जाएगी L। लेकिन समस्या तो ये उत्पन्न हो रही है कि समाकलन करें कौन सी लंबाई का, लंबाई तो ये भी DL, लंबाई तो ये भी DL है, लंबाई तो ये भी DL है, लंबाई तो ये भी DL है, सब रखी हुई हैं। अब हम किसी के साथ अन्याय तो कर नहीं सकते, इसीलिए सबका समाकलन करो। ठीक है, समाकलन सबका करो, समाकलन सबका करो, BDL cos थीटा, सबका समाकलन होगा, सबका, राम श्याम मेघा वेगा 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 जितने भी विक्रम वेदा जितने भी हैं सबका होगा समाकलन। तो सबका समाकलन कर देंगे और उसको टोटल कर देंगे, टोटल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इस तरीके से। तो सबका समाकलन निकाल कर टोटल कर देंगे तो क्या है, टोटल अपना नेट समाकलन निकल आएगा। ये बराबर किसके होता है, म्यू नॉट गुणित सिग्मा आई के। यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत होगा तो वो मैं बता दूंगा आपको वीडियो के एंड में। अब देखो मस्त चीज़, A से B तक, B से C तक, C से D तक, D से A तक, इस तरीके से हमें समाकलन निकालना है ना। इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे A से B, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से A। A से B तक का समाकलन, B से C तक का समाकलन, C से D तक का समाकलन, फिर D से A तक का समाकलन। दोबारा देख लो मेरे भैया, A से B, B से C, C से D, D से A, इस लंबाई का, इस लंबाई का, इस लंबाई का, सबका समाकलन निकालना है चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष। अब देखो थीटा क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे नालायक होंगे। cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 और cos 90 डिग्री बराबर होता है क्या, 0। cos 0 डिग्री बराबर 1 और cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद कर लेना, ठीक है। और किसी भी संख्या में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 हो जाती है। अब यहाँ पर लिखा है B इंटू DL, यहाँ पर भले ही ये चिन्ह ना बना हो लेकिन इसका मतलब होता है BDL लिखा है तो B इंटू DL है ये, यानी B का मल्टीप्लाई हो रहा है DL से, DL का मल्टीप्लाई हो रहा है cos थीटा से, तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब समझने की कोशिश करो, A से B, A से B, तो A से B क्या है, A ये रहा, B ये रहा, तो A से B मैंने इस तरीके से बना दिया। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है। तो DL लंबाई हो गई ये A से B और चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर देखो D से C, तो यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, D से C, ये रहा D से C, ये इसकी एकांक लंबाई हो गई, इसकी दिशा। और चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो यहाँ पर भी कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यानी ये एकांक लंबाई है इस तरीके से और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो कोण कितना, 90 डिग्री। एकांक लंबाई है ये, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो कोण कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कहाँ से, A से B और D से C के बीच में। तो देख लो A से B ये रहा और D से C ये रहा। D से C बोलो या C से D बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दोनों ही केस में क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, C से D। इसमें क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री। और मैंने अभी आपको क्या बताया, जब एंगल 19 डिग्री हो, जब एंगल 19 डिग्री हो कॉस के साथ, कॉस थीटा 90 डिग्री हो, कॉस 90 डिग्री हो, तो वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 का B इंटू DL में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 और 0 ही आएगा। तो ये पहला पॉइंट अपना 0 हो गया, दूसरे को छोड़ दो, ये तीसरा पॉइंट अपना क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या है, B से C है और क्या है, A से D। अब B से C देख लो, पहले मैं A से D आपको बता देता हूँ। A से D देखो, A से D ये DL लंबाई है। अब पहले समझने की कोशिश करो, मैंने आपको क्या बताया था, एक बार दोबारा चलते हैं बहुत आगे, बहुत आगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी बहुत आगे जाओ, इसीलिए हम भी स्लाइड में बहुत आगे आगे। ये इस तरीके से तार बना हुआ है, इधर विद्युत धारा आ रही है, इधर विद्युत धारा जा रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, आ रही है और जा रही है, तो क्या हो गया अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया भैया अपना इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में हो गया। अब जब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा के अंदर है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो चुंबकीय क्षेत्र इस तार के अंदर है, मतलब बाहर तो कोई चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, बाहर तो कोई चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, चुंबकीय क्षेत्र तो तार के अंदर इस दिशा में है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, इधर देखो, है कि नहीं। अब देखो ये तो तार से ही बाहर चला गया, तार तो ये रहा, आ रही है जा रही है, इधर तो कोई चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, ना कोई विद्युत धारा ना चुंबकीय क्षेत्र। तो इधर क्या है, बी अपना कितना है, इधर जीरो है, बी अपना इधर क्या है, जीरो है। तो जब इधर अपना बी जीरो है तो बी जीरो है तो ये सब जीरो, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है, तो ये भी अपना जीरो हो गया। यानी कुल मिलाकर सभी धोखेबाज निकले, सभी के सभी जीरो निकले, कोई भी इक्वेशन को कठिन नहीं बना पाया। बच रहा है अपना बी से सी, बी से सी की दिशा देखो, बी से सी की दिशा ये डी एल लंबाई इधर बनी हुई है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो इधर है, तो डी एल लंबाई भी ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र भी भैया अपना ऐसे ही है। तो कोण कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। और जब कॉस 0 डिग्री हो तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समाकलन बी गुणित डी एल, और ये कॉस थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है अपना। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बराबर किसके, म्यू नॉट गुणित सिग्मा आई के, म्यू नॉट गुणित सिग्मा आई के, किसके, म्यू नॉट गुणित सिग्मा आई के। अब देखो बी का समाकलन कर दिया तो बी एल, अब डी एल ये कहाँ से कहाँ के बीच में है, बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में एकांक लंबाई डी एल है और पूरी लंबाई क्या है, एल है। और समाकलन का मतलब ही क्या होता है, छोटी सी को बड़ी बना देना। तो डी एल लंबाई का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, एल, डी एल लंबाई का समाकलन करोगे तो एल, क्योंकि छोटी सी लंबाई यहाँ पर डी एल है और बड़ी लंबाई यहाँ पर क्या है, टोटल बी से लेकर सी तक की लंबाई एल है। तो बी से लेकर सी तक की लंबाई क्या होगी, एल होगी। बराबर है म्यू नॉट गुणित सिग्मा। कोई मेरी स्पीड को नहीं पकड़ पा रहा है अगर, या फिर स्लो लग रही है तो फास्ट कर सकते हो, और कोई स्पीड को नहीं पकड़ पा रहा है तो भाई मेरी समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो। अगर आप स्पीड को नहीं पकड़ पा रहे हो इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक कमजोर है। तो धीरे धीरे बेसिक को मजबूत बनाओ तभी आपके समझ में आएगा। फिलहाल हमारा काम है पढ़ाना, तो आगे बढ़ते हैं। म्यू नॉट है तो म्यू नॉट, अब सिग्मा आई कितना होगा, सिग्मा आई कितना होगा। देखो ये बी से लेकर सी तक मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, एक और स्लाइड, बी से लेकर सी तक ये अपना तार है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल है, और यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा आ रही है, 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 आ रही है। देख लो जाने वाला तो अपने लिया ही नहीं है, विद्युत धारा आ रही है। एक फेरा ये हो गया, 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 ठीक है। तो अब हमें पता नहीं है इसके अंदर टोटल कितने फेरे हैं, कितने भी फेरे हो सकते हैं। फेरे किसे कहते हैं, बहुत सारे कदमों को तो ये भी नहीं पता होगा। देख लो ये रही, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इनको हम फेरे बोलते हैं, ठीक है, फेरे बोलते हैं। अब हमें क्या पता कितने फेरे हैं, अब बोलोगे क्यों नहीं सर गिन लो, 1 2 3 4 इस तरीके से गिन लो इतने फेरे हैं। अब किसी ने मैंने इतनी बड़ी स्केल ली है, मतलब इतनी बड़ा तार लिया है, इतने फेरे लगाए, किसी ने ज़्यादा फेरे लगा दिए तो फेरों की संख्या ज़्यादा हो गई, किसी ने कम फेरे लगाए तो फेरों की संख्या क्या हो गई। तो हमें तो पता ही नहीं है फेरों की संख्या कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, हमें तो ये तक पता नहीं है। मैंने मान लीजिए 15 सेंटीमीटर की स्केल में तार लपेटा, किसी ने 20 सेंटीमीटर की स्केल में तार लपेट दिया, तो उसकी मर्जी भैया, हमें तो सूत्र जनरेट करना है जो सबके लिए लगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो समझने की कोशिश करो, ठीक है। मान लीजिए लंबाई तो एल मान ली हमने, एकांक भाग में पेड़ों की संख्या एन मान लो, एकांक भाग में पेड़ों की संख्या एन मान लो, एकांक भाग में पेड़ों की संख्या एन मान लो। ये लंबाई है 15 सेंटीमीटर लंबी, इसका एकांक भाग क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर में एन फेरे हैं तो 5 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 5 गुणे 3 फेरे। 6 सेंटीमीटर में कितने फेरे होंगे, 6 गुणे 3 फेरे। 8 सेंटीमीटर में कितने फेरे होंगे, 8 गुणे 3 फेरे। को समझ में नहीं आ रहा, देखो मान लीजिए मेरे 1 सेंटीमीटर में 2 फेरे हैं, तो 4 सेंटीमीटर में कितने फेरे होंगे, 4 गुणे 2 8 फेरे। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो आता होगा। अगर ये काम 2 रुपये का है तो 2 कितने का, ये तो कर लेते हो आप, ठीक है। तो इसी तरीके से लंबाई है 1 सेंटीमीटर में 1 फेरा, एन फेरे हैं, तो 5 सेंटीमीटर 5 एन फेरे है ना, 6 सेंटीमीटर में 6 एन फेरे। एल लंबाई में एल एन फेरे, सिंपल सी बात है। अब जब एल लंबाई में एल एन फेरे हैं, मान लो एक फेरे के अंदर विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, एक फेरे के अंदर मैंने अभी आपको बताया विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, क्योंकि नीचे का तो हमने लिया नहीं है। अगर नीचे का लेता तो आई आ रही है और आई जा रही है, नेट कितनी हो जाती, 0 हो जाती। इसीलिए जाने वाली को लिया नहीं, ओनली आने वाली को लिया, आने वाली को लिया है। तो एक फेरे में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित, एन है। तो एल एन फेरों में एल एन गुणित आई, यहाँ पर टोटल सिग्मा आई कितनी है, एल एन आई। एक फेरे में अगर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो टोटल फेरे कितने हैं, एल एन, और एल एन में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आई। एल से एल कैंसिल, तो बी बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट गुणित, सॉरी मैंने एल से एन कैंसिल कर दिया ना, एल से एल कैंसिल होगा, तो बी बराबर क्या निकल के आ गया, म्यू नॉट गुणित एन गुणित आई। क्या निकल के आ गया,
बी बराबर म्यू डॉट गुणित एन गुणित आई। तो ये अपना किसके कारण निकल के आया है, ये अपना निकल के आया है हमारे परिनालिका के कारण, नालिका के कारण, स्टेरॉयड जिसे बोलते हैं। ड्रग्स वाले स्टेरॉयड की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। बी बराबर म्यू डॉट गुणित के एन आई, ठीक है। तो ये इसका कारण निकल के आया। परिनालिका कैसी होती है, इसका थोपड़ा वोपड़ा सब मैंने आपको बता ही दिया है, ये देख लो, ये होती है परिनालिका, इसके कारण निकल के आया है। अब बात करते हैं टोरॉइड। टोरॉइड में जस्ट कुछ नहीं करते, इसी को घुमा देते हैं, इसी तरीके से इसको घुमा देते हैं। समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। देखो एम्पियर का नियम लगाना है। सबसे पहले तो दो चीज़ों को देखते हैं, सबसे पहले दो चीज़ देख लें, धारा, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, फिर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी होती है। अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो, मैं बहुत कुछ समझा दूंगा। एम्पियर का नियम कहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ पर बंद पथ होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एम्पियर का नियम अप्लाई किया था, देखो तो बंद पथ लेना पड़ा था, ये ए बी सी डी, तो जाहिर सी बात है बंद पथ यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, बंद पथ यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। ये गोल है तो गोल बंद पथ ले लेंगे हम यहाँ पर। कैसा ले लेंगे, गोल बंद पथ ले लेंगे। अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। मैं कहाँ कहाँ पर ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैंने मान लीजिए एम्पियर का परपथ ये ले लिया, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, बूढ़ मासा गुस्सा हो जाएंगे। तो ये एम्पियर का मैंने परपथ ले लिया। अब बोलोगे इतना तो अब हम स्मार्ट हो चुके हैं, पहली बार भी आपने ऐसा ही किया था, पूरा ले लिया था। अब पूरा ले लोगे तो इसमें आई विद्युत धारा आ रही है, इस तरीके से आई विद्युत धारा आ रही है, और आई विद्युत धारा ही जा रही है। आई आ रही है पॉजिटिव ले लिया, जा रही है नेगेटिव ले लिया, नेट कितना हो गया, जीरो। चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही नहीं, यानी आप पूरे को नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिर मैंने बाहर का नहीं लिया, अंदर का ले लिया, इस तरीके से ले। अब तो बिल्कुल गड्ढे में गए, अंदर तो कोई विद्युत धारा ही नहीं है, विद्युत कोई तार ही नहीं है। अब इसमें करंट हवा में तो उड़ेगा नहीं, पंछी बनूँ उड़ती फिरूँ मस्त गगन में, है ना, ऐसा तो यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी आई सिग्मा आई जीरो, यहाँ पर भी सिग्मा आई जीरो, तो सर आप आएगा कहाँ पर। फिर से जैसे कि यहाँ पर क्या किया था, आने वाली जीरो, मतलब आने और जाने वाली टोटल कर रही जीरो, तो हमने आने वाली ले ली, है ना। अब इधर संभव नहीं है कि आने वाली ले लें, जाने वाली तो ले सकते हैं, तो हमने ओनली जाने वाली ले ली। जैसे हमने ले लिया ये, जिसमें विद्युत धारा ओनली जा रही है, आ नहीं रही, देख लो, आ नहीं रही, ओनली जा रही है विद्युत धारा। क्या ले लिया, इधर देखो ये बिल्कुल क्लीन है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये मैंने परपथ ले लिया एम्पियर का, ये सर्किट ले लिया, तो इसमें विद्युत धारा ओनली जा रही है, जो आ रही है वो तो इससे बाहर है, सर्किट से वो तो इससे बाहर है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी तो निकालते थे। अरे दिशा निकालना तो बिल्कुल सरल है, आ रही है तो डॉट आता है, जा रही है तो क्रॉस आता है, आ रही है तो डॉट आता है, जा रही है तो क्रॉस आता है, आ रही है तो डॉट आता है, जा रही है तो क्रॉस आता है, आ रही है तो डॉट आता है, जा रही है तो क्रॉस आता है, आ रही है तो डॉट आता है, जा रही है तो क्रॉस आता है, आ रही है तो डॉट आता है, जा रही है तो क्रॉस आता है। सिंपल सा तरीका है मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, दिशा निकालने के लिए डॉट की तरफ उंगलियों को कीजिए, क्रॉस की तरफ घुमा दीजिए। यहाँ पर देखो डॉट ऊपर है और क्रॉस नीचे है, तो डॉट की तरफ उंगली को कीजिए, क्रॉस की तरफ घुमा दीजिए। अंगूठा इधर आ रहा है, यानी कि इधर अगर आप दिशा देखोगे तो दिशा ये आ गई, ठीक है, ये दिशा आ गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, डॉट इधर है, क्रॉस इधर है, डॉट इधर है, क्रॉस इधर है, तो डॉट से क्रॉस की तरफ उंगली को घुमाइए, डॉट से क्रॉस की तरफ उंगली को घुमाइए, सीधे हाथ से करते हैं, याद रखना। तो ये रहा डॉट इधर की तरफ, डॉट इधर की तरफ है और क्रॉस इधर की तरफ है, तो डॉट से क्रॉस की तरफ इस तरीके से उंगली को घुमा दीजिए, है ना। अच्छा ये रहा डॉट, ये रहा डॉट, ये रहा क्रॉस, तो डॉट से क्रॉस की तरफ घुमाइए, ऐसे डॉट से क्रॉस की तरफ घुमाइए, अंगूठा नीचे की तरफ आ रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया अपना नीचे की तरफ, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से करके देख लेना, और थोड़ा बहुत आपको भी सीखना चाहिए। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से निकल के आएगी, मतलब आपको डॉट की तरफ उंगली को, मतलब ऐसे विद्युत धारा आ रही है और जा रही है, तो इस तरीके से घुमा दो, है ना। इधर मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। ये है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, आ रही है और जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर, यहाँ पर देख लो, आ रही है और जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर, यहाँ पर देख लो, आ रही है और जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर,
है ना। यहाँ पर देख लो, आ रही है और जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर, सिंपल सी बात है, बस आ रही है जा रही, आ रही है जा रही, इस तरीके से उंगलियों को कर देना, बस आ रही जा रही में आपका पूरा खेल ही हो जाएगा। आ रही जा रही, आ रही है, डायरेक्ट बोलो आ रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही, बस यहीं पर आपका काम, मतलब टॉपिक का काम तमाम हो जाएगा। अब रही बात ज्ञात करने की, वैल्यू को तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो पहले किया था वो देखो, आ रही और जा रही, आ रही डॉट से दर्शाओ मेरे भाई, ऐसे 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 ऐसे। अब कितना ड्रॉ करूँ यार, बहुत है, समझ जाना, भगवान ने भेजा दिया है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया करो, ठीक है। अब मैंने आ रही भी ले ली, जा रही भी ले ली, आ रही भी ले ली, जा रही भी ले ली, आ रही लेते हैं पॉजिटिव, जा रही लेते हैं नेगेटिव, सिग्मा आई 0, लोचा, इसीलिए हमने दिखाई समझदारी और हमने ले लिया ओनली जा रही, जा रही, आ रही हमने ले ही नहीं, आ रही हमने लिया ही नहीं, हमने लिया ओनली जा रही। थोड़ा सा बड़ा हो जा भाई, आजकल बोर्ड की भी अपनी, आजकल बोर्ड की भी अपनी ख्वाहिश है, अपनी मर्जी से चलता है। तो जा रही ले लिया, और दिशा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये दिशा रही, तो ये परपथ लिया है, इसकी एकांक लंबाई मान लीजिए ये ले ली मैंने, तो जिधर एकांक लंबाई है उधर ही दिशा है, जिधर एकांक लंबाई है, देखो ये रहा तार, ये रहा, ये रहा तार, ये रहा, ये रहा तार, ये रहा। तो पुराना देखो, पुराने समझ में आएगा, पहले चुंबकीय क्षेत्र इधर था और ये ऐसे था, पहले तो चुंबकीय क्षेत्र इधर था तो ये ऐसे था, तो 90 डिग्री का कोण बन जाता था। इस बार क्या हुआ है, इस बार देखने की कोशिश करो थोड़ा सा, इस बार हमने इस तरीके से वृत्त लिया है और वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यही तो लंबाई है उसकी, एकांक लंबाई, ये बना लो, ये इसकी एकांक लंबाई हो गई, ये उसकी एकांक लंबाई हो गई, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी इधर गोल गोल सा ही आ रहा है और वो भी इसी तरीके से आ रही है, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री होगा। कैसे, मान लीजिए इस जगह पर चेक करना है, तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र किधर को आएगा, इधर को, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होएगा, इधर की ओर आएगा, और यही अपनी एकांक लंबाई है, तो कोण फिर से 0। यहाँ पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र क्या आ रहा है, इस दिशा में, और यही इसकी एकांक लंबाई है, तो यहाँ पर भी 0। तो एकांक लंबाई क्या होती है, इसकी छोटी सी लंबाई, और जिधर परिपथ है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र है, यानी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, बस इतना याद कर लो। पुराने लेक्चर देखें तो समझ में आ जाएगा, नहीं देखें तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर नहीं आ रहा तो भैया याद कर लो, फिर थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री है, और नियम क्या लगता है, बी डी एल कॉस थीटा बराबर सिग्मा आई म्यू नॉट, कॉस थीटा कितना है 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को r मान लो, तो वृत्त की परिधि क्या हो गई फिर 2 पाई r, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, तो चुंबकीय क्षेत्र रहता है dl, छोटी सी लंबाई का समाकलन करोगे तो पूरी लंबाई निकल आएगी। अब ये पूरी लंबाई इसकी कितनी होगी, ये तो एक वृत्त है और वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, वृत्त की पूरी लंबाई 2 पाई r होती है, याद कर लेना, ठीक है। और ये तो बन हो गया अपना भैया, बराबर क्या है म्यू नॉट गुणित में सिग्मा आई कितना है, टोटल आई कितना है इसके अंदर, ओनली विद्युत धारा आ रही, मतलब जा रही, आई विद्युत धारा जा रही। मान लीजिए इसके अंदर टोटल फेरों की संख्या n है, टोटल फेरों की संख्या n है, तो अगर एक फेरे में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो n फेरे में फिर विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, n गुणित आई। तो ये आ गया b बराबर b गुणित 2 पाई r, b गुणित 2 पाई r बराबर म्यू नॉट गुणित n गुणित आई, म्यू नॉट गुणित n गुणित आई। तो इससे b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट गुणित n गुणित आई बटा 2 पाई r क्या है, बटे में पहुंच गया। तो ये यहाँ पर वैल्यू निकल के आई है। एक और फंडा है, इसको और करके लिख लो, वो क्या है, यहाँ पर n बटा 2 पाई r है, इसको देखने की कोशिश करो। वृत्त की परिधि है 2 पाई r, यानी टोटल लंबाई होगी वृत्त की 2 पाई r, और 2 पाई r में टोटल n फेरे हैं, 2 पाई r में टोटल n फेरे हैं, तो एकांक भाग में कितने फेरे होंगे, n को डिवाइड कर दो 2 पाई r से। पहले फंडा बता चुका हूँ भैया, अगर 10 आम 2 रुपए के आते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मान लीजिए 10 आम 5 रुपए के आते हैं, तो एक आम कितने का आएगा, मतलब 1 रुपए के कितने आम आएंगे, तो डिवाइड कर दो। ठीक उसी तरीके से 2 पाई r में n है, तो एक में कितने होंगे, तो n को डिवाइड कर दो 2 पाई r से, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एकांक भाग में, मान लीजिए एकांक भाग में पेड़ों की संख्या कैपिटल n है,
कैपिटल एन है। तो कैपिटल एन बराबर क्या निकल के आ गया, एन बटा 2πr। तो एन बटा 2πr को मान लीजिए मैं कैपिटल एन लिख देता हूँ। एन क्या है, एकांक भाग में पैरों की संख्या, एकांक भाग में पैरों की संख्या। तो b इक्वल टू म्यू नॉट गुणित एन गुणित आ गया। अरे भैया पिछली बार भी तो यही आया था, ये देखो, अरे भैया इधर लिखा है क्या, म्यू नॉट गुणित एन गुणित आई। इस बार भी वही आया, म्यू नॉट गुणित एन गुणित आई। हाँ तो भैया इक्वल आया है। चलो यहाँ तक आपका सोलेनॉइड भी खत्म, टोरोइड भी खत्म, दोनों के कारण वैल्यू भी हमने ज्ञात कर ली। अब क्या करना है हमें, रिवीजन, मतलब जो पढ़ा है वो सही है गलत है, मतलब एक बार रिवीजन कर लेते हैं सोलेनॉइड और टोरॉइड का। सोलेनॉइड एंड सेकंड में करेंगे टोरॉइड। टोरॉइड यहाँ पर आएगा अपना क्या, टोरॉइड। ओके, सोलेनॉइड होते हैं भैया ऐसे, इधर विद्युत धारा आ रही, इधर भैया जा रही, ऐसे जा रही, आ रही और जा रही, आ रही और जा रही। आ रही को डॉट से दर्शा दिया, जा रही को क्रॉस से दर्शा दिया। बीजगणितीय योग में आ रही को पॉजिटिव लेते हैं, जा रही को नेगेटिव लेते हैं। तो आ रही विद्युत धारा आर है, जा रही विद्युत धारा आई है, तो सिग्मा आई कितना हो गया 0। तो पूरे को तो ले नहीं सकते, इसीलिए एम्पियर का हमने क्या लिया, एक परपथ लिया, वो ओनली इतने भाग में ले लिया, ABCD। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, कैसे, आ रही जा रही, आ रही की तरफ उंगली कीजिए, जा रही की तरफ घुमा दी तो अंगूठा बता दिए किधर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, B। ठीक है, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये दोनों लंबवत, लंबवत तो थीटा 90 डिग्री, और थीटा जब 90 डिग्री तो 0 वैल्यू। तो एम्पियर का नियम 0 हो गया, क्योंकि एम्पियर का नियम क्या होता है, BDL cos थीटा, और cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0, यानी ये टोटल 0। तो एम्पियर का नियम लगा नहीं। चलो भगो यहाँ से, इधर देखो, इधर तो ये तो भैया पर्पस से बाहर ही चले गए, अपनी अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। तो हमने भी इनको गिनती में नहीं दी, इनको वैल्यू नहीं दी, क्योंकि इधर तो चुंबकीय क्षेत्र 0 है, काम खत्म। बस ये बच रहे हैं नीचे सादगी वाले, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी है, उल्टे भी नहीं चल रहे, बेचारे 0 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इन्हीं को लेंगे हम, इन्हीं को सिलेक्शन करेंगे, इन्हीं का मतलब रैंक फोड़ेंगे ये सब। तो यहाँ पर आएगा BDL का समाकलन बराबर म्यू नॉट गुणित सिग्मा आई कितना है, मान लीजिए एकांक भाग में पैरों की संख्या n है, और इसकी पूरी लंबाई जो है l है, पूरी लंबाई जो है मान लीजिए l है, ये जो है ना यहाँ से B से लेकर C की लंबाई l है। तो एकांक भाग में फेरों की संख्या l है, तो l लंबाई में l इंटू n। एकांक भाग में विद्युत धारा I है, तो ln फेरों में l इंटू I। अब मैंने क्या मान लिया, B से C तक की लंबाई l मान ली, तो DL का समाकलन करोगे तो फिर l ही आ जाएगा। तो म्यू नॉट गुणित l n गुणित I, l से l कैंसिल, तो B इक्वल टू म्यू नॉट गुणित n गुणित I। ओके, n है यहाँ पर, n क्या है, एकांक भाग में पैरों की संख्या। टोरॉइड, टोरॉइड में भैया ये घूम गए, सर घूम गया इनका इस तरीके से। हमने ओनली ये हिस्सा लिया जिसके अंदर विद्युत धारा ओनली जा रही, ठीक है, ये वाला हिस्सा लिया जिसके अंदर ओनली विद्युत धारा जो है जा रही, आ रही जा रही। मेरा थोड़ा सा तबीयत वीक होने लगा है आई थिंक, तो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं, फटाफट करते हैं। एम्पियर का नियम, लगता है बोर्ड हैंग फिर से। एम्पियर का नियम B गुणे DL cos थीटा बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट गुणे सिग्मा आई। अब इस तरीके से हमने एम्पियर का वो लिया है, परपथ, बंद परपथ में नियम लगता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसी के अनुदिश, और ऐसे ही उसकी एकांक लंबाई है। तो थीटा बन गया 0, तो ये आ गया B गुणित DL छोटी सी लंबाई, पूरी लंबाई निकालोगे तो 2πr, वृत्त की परिधि 2πr बराबर म्यू नॉट गुणित सिग्मा आई। सिग्मा आई मान लीजिए इसके अंदर टोटल n फेरे हैं, n फेरे हैं, अगर एक फेरे के अंदर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तो n फेरे के अंदर n इंटू आई। तो B इक्वल टू आ गया म्यू नॉट गुणित I गुणित n बटा 2πr, म्यू नॉट गुणित I गुणित n, म्यू नॉट गुणित I गुणित n बटे में आ गया 2πr। अब n बटा 2πr को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल n, स्मॉल क्या है n, यहाँ पर एकांक भाग में उपस्थित, क्या बोलूँ मैं यार, अब थोड़ा सा दिमाग भेजा आउट होने लगा है मेरा, n बटा 2πr।
मान लीजिए 2πr के अंदर टोटल कितने फेरे हैं n, तो एकांक भाग के अंदर फेरों की संख्या कितनी होगी n बटा 2πr। तो ये n का मतलब है एकांक भाग के अंदर फेरों की संख्या, n बटा 2πr को मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकांक भाग में फेरों की संख्या n बटा 2πr। तो जो n बटा 2πr है वो क्या है, एकांक भाग में फेरों की संख्या। एकांक भाग में फेरों की संख्या को n बटा 2πr लिखकर मैंने n ही लिख दिया डायरेक्ट। तो ये दोनों ही इक्वल निकल के आए हैं, दोनों ही इक्वल निकल के आए। यहाँ पर भी n का मतलब है एकांक भाग में फेरों की संख्या, यहाँ पर भी n का मतलब है एकांक भाग में फेरों की संख्या। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है टॉपिक से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा दिया। अब कोई बॉटनी का पूछ रहा है, कोई कहीं का पूछ रहा है, कोई कहीं का पूछ रहा है, तो भैया सत्यानाश होगा। कोई भी डाउट बचा है कमेंट सेक्शन में लिख दो, और अगर लिख नहीं पा रहे हो, फोटो डालना है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद एंड राधे।